हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के परमाणु संरचना वाले अध्याय में आप लोगों को मैंने कल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित मैं आपको आज यहाँ पर एक जो है आंकिक प्रश्न बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आंकिक प्रश्न हमारा ये दे रखा है। इस प्रश्न में बताया कि किसी धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान, यह आंकिक प्रश्न है, धातु के लिए दहली आवृत्ति, इसका मान दे रखा है, म्यू नॉट का मान है 7 × 10⁻14 प्रति सेकंड। अब इसके लिए कह रहा है आगे कि जब हम इस धातु के ऊपर 1 × 10⁻15 प्रति सेकंड आवृत्ति वाला प्रकाश डालते हैं, डाले गए प्रकाश की आवृत्ति गए प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो गई 1 × 10⁻15 प्रति सेकंड। दहली आवृत्ति का मान है, न्यू नॉट का मान 7 × 10⁻14 प्रति सेकंड, और डाले जाने वाला प्रकाश है उसकी आवृत्ति का मान है 1 × 10⁻15 प्रति सेकंड। अब प्रश्न में आपसे पूछा गया है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बताइए। आपसे प्रश्न में पूछा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। देखिए, मैंने आपको बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव में, मैंने आपको बताया था कि एक तो थी दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति का मतलब होता है प्रकाश तरंगों की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो पाता है। प्रकाश तरंगों की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो पाता है, उसको हमने नाम दिया था दहली आवृत्ति, जिसको हम व्यक्त कर रहे हैं न्यू नॉट से। अब आवृत्ति अगर उससे ज्यादा है तो आवृत्ति जो अगर उससे ज्यादा है तो जितनी अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो धातु की सतह पर टकराने वाला जो फोटोन है, धातु की सतह पर टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा दो भागों में बटी होती है। एक तो एक ऊर्जा को तो हम बोलते हैं कार्यफलन, और यह कार्यफलन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, और जितनी भी अतिरिक्त ऊर्जा बचेगी वह अतिरिक्त ऊर्जा जो है आपके इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में काम आती है। तो इसको हम देखिए हल किस प्रकार करते हैं। फोटोन की ऊर्जा जो ऊर्जा प्रकाश से जो हमें ऊर्जा मिलती है फोटोन के रूप में ऊर्जा मिलती है, तो फोटोन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन, मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। कार्यफलन मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, और प्लस बची खुची ऊर्जा हो गई आपकी गतिज ऊर्जा। जितनी भी अतिरिक्त ऊर्जा बचेगी, कार्यफलन के अलावा जो ऊर्जा बचेगी वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अब बेटा देखिए, इसको हम लिखेंगे फोटोन की ऊर्जा हो गई आपकी h न्यू, कार्यफलन यानी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा h न्यू नॉट प्लस के। प्रश्न के अनुसार हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है गतिज ऊर्जा। अब बेटा देखो, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, इसके अनुसार अपन इसको लिखेंगे h न्यू माइनस h न्यू नॉट, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब इसमें आप h को कॉमन कर लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट। देखिए h प्लांक स्थिरांक 6.62 × 10⁻⁻⁴
ये प्लांक स्थिरांक हो गया, और इस प्लांक स्थिरांक का मान होता है 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34। फिर न्यू का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है 1 गुणा 10 की पावर 15 माइनस न्यू नॉट का मान दिया हुआ है 7 गुणा 10 की पावर 14। अब बेटा देखो उसको हल करते हैं अपन। हल करने के लिए इसमें इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर 14। हमने इसकी घात को समान करने के लिए 15 की जगह हमने 14 कर दिया और इधर एक जीरो बढ़ा लिया, माइनस 7 गुणा 10 की पावर 14। अब आप देखो 6.62 10 की पावर माइनस 34, इन दोनों में कॉमन कर लीजिए आप 10 की पावर 14 को, इधर बच जाएगा आपका 10 माइनस 7, और ये हो गया आपका 6.62, 10 में से 7 जाएगा 3, और पावर जो है माइनस 34 और प्लस का 14, ये बचेगा आपका माइनस का 20। आप इसको लिख सकते हैं, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर। अब आप इसमें गतिज ऊर्जा का मान लिख सकते हैं, 3 का गुणा कर देंगे 6, 3 6 18, 8 बच गया 1, 18 और 1 19, और इंटू 10 की पावर माइनस 20। अब बेटा इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में अगर लिखें तो 1.986 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो इस प्रकार से जो है आपके उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान 1.986 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल के बराबर प्राप्त होता है। प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। आपको क्वेश्चन में, आंकिक प्रश्न में धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान दे रखा है। दहली आवृत्ति का मतलब अपन ने पढ़ा था न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक होती है। यानी अगर आवृत्ति इतनी है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, लेकिन अगर आवृत्ति इससे जरा भी कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अब ये तो है दहली आवृत्ति, जबकि जो प्रकाश धातु की सतह पर गिर रहा है उस प्रकाश के लिए आवृत्ति का मान है 1 गुणा 10 की पावर 15 है। तो अब आपसे पूछा गया है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए फोटोन, प्रकाश की जो ऊर्जा हमें मिलती है वो फोटोन के रूप में यानी कणों के रूप में मिलती है, और प्रकाश के इन कणों को हम कहते हैं फोटोन। अब फोटोन की ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में कौन कौन से? एक तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में काम आता है, जिसको हम कार्यफलन कहते हैं। यानी कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को पृथक करती है, और जो अतिरिक्त ऊर्जा बची रहेगी वह अतिरिक्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो फोटोन की ऊर्जा hν, कार्यफलन hν नॉट, ये आपका ke। हमें प्रश्न के अनुसार गतिज ऊर्जा की गणना करनी है, तो ke बराबर हो जाएगा आपका hν माइनस hν नॉट। h कॉमन हो गया, न्यू माइनस न्यू नॉट। अब इसमें न्यू का मान प्रश्न में दिया हुआ है ये, और दहली आवृत्ति न्यू नॉट ये हो गई आपकी। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें घातों को बराबर करना पड़ता है। घात बराबर कैसे करी हमने? 15 को हमने 14 बना दिया। उसके लिए हमने क्या किया, इसको 10 से गुणा कर दिया, इसको 10 से भाग। आप किसी भी तरह से आप इसको, मतलब जैसा आपका तरीका है उस तरीके के अनुसार आप इसको हल कर सकते हैं, और जो आपका इसको हल करने पर जो कुछ भी आएगा वो आपके गतिज ऊर्जा के मान के बराबर है।
तो ये बेटा इस तरह से हम यहाँ पर फोटोन की गतिज ऊर्जा की गणना कर पाते हैं। तो ये बेटा आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित जो है आंकिक प्रश्न था। अब बेटा आज का हम जो इसमें नया टॉपिक लेने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम। आज का बेटा हमारा नया टॉपिक है स्पेक्ट्रम। बेटा स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब होता है, इसको हम बहुत सरल शब्दों में समझे, बहुत सरल अर्थ में इसको देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं ऊर्जा का फोटोग्राफ। ऊर्जा का फोटोग्राफ उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। कोई भी स्रोत जिससे ऊर्जा मुक्त हो रही है, अगर मुक्त होने वाले ऊर्जा के विकिरणों को हम स्पेक्ट्रोस्कोप यंत्र में डालें और स्पेक्ट्रोस्कोप यंत्र में डाल करके उनको हम जो है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर प्राप्त करें, तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो आपको छाया प्राप्त होती है उस छाया को हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रम। किसी भी स्रोत से मुक्त होने वाले ऊर्जा युक्त विकिरणों को स्पेक्ट्रोस्कोप का मतलब होता है वह यंत्र जिसकी सहायता से स्पेक्ट्रम लिया जाता है। जिस यंत्र की सहायता से हम स्पेक्ट्रम को प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर। जिस यंत्र की सहायता से हम स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं उस यंत्र का नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर। फिर स्पेक्ट्रम क्या रहा? किसी भी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा युक्त विकिरणों को जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप में डालते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोप में डालने पर फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको कुछ छाया प्राप्त होती है, कुछ लाइनें प्राप्त होती है, कुछ बैंड प्राप्त होते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी जो छाया होती है, कुछ आपको जो एक चित्र प्राप्त होता है, लाइनों का चित्र प्राप्त होता है, उसी को हम नाम दे सकते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रम। और इसको हम सरल अर्थों में देखें तो आपने इंद्रधनुष देखा। इंद्रधनुष जो है वो आपके प्रकाश के स्पेक्ट्रम का ही एक उदाहरण है। आप इसको एक छोटे अर्थ में देखें, आप एक प्रिज्म लें। प्रिज्म जो है आपकी कांच जैसी तिकोनी आकृतियां आती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिज्म। जब प्रिज्म में प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश जो है 7 रंग की पट्टियों में बढ़ जाता है। उसे हम जो है श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम मान सकते हैं, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। तो ऊर्जा के फोटोग्राफ को सरल शब्दों में इसको सबसे कहा जाए तो ऊर्जा का फोटोग्राफ, किसी भी स्रोत से निकलने वाले ऊर्जा युक्त विकिरणों का फोटोग्राफ, उसे आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जिस यंत्र के द्वारा हम इस फोटोग्राफ को प्राप्त करते हैं वह यंत्र आपका कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर। अब बेटा ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ये स्पेक्ट्रम भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। एक को कहा जाता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरे को कहा जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का मतलब स्रोत से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा युक्त विकिरण, किसी भी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले जब ऊर्जा युक्त विकिरण आपके स्पेक्ट्रोस्कोप यंत्र में डाले जाते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोप यंत्र में डालने पर जो भी आपको छाया प्राप्त होती है, जो चित्र प्राप्त होता है, उसे हम नाम दे सकते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम अपन प्रकाश का भी ले सकते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आपका प्रकाश का भी हो सकता है, या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आप जो है किसी वस्तु को, किसी लोहे के पिंड को खूब गर्म कर दीजिए। गर्म करने के बाद जब आप उसको रखेंगे
तो उससे ऊष्मीय विकिरण निकलेंगे, और वो ऊष्मीय विकिरण जब स्पेक्ट्रोस्कोप यंत्र में जाएंगे तो वो जो है आपके फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ लाइनों को, कुछ बैंड को अंकित करेंगे। तो ये आपके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के उदाहरण। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक तो होता है सतत स्पेक्ट्रम, एक को कहा जाता है सतत स्पेक्ट्रम, और एक को कहा जाता है असतत या रेखीय स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम और दूसरा स्पेक्ट्रम होता है असतत या रेखीय स्पेक्ट्रम, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब क्या रहा? किसी भी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा युक्त विकिरणों को जब स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र में डाला जाता है तो स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र में उपस्थित फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ लाइनें या बैंड अंकित दिखाई पड़ते हैं, और इस फोटोग्राफ को, फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलने वाली छाया को, फोटोग्राफ को आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रम। सरल अर्थों में ऊर्जा का फोटोग्राफ स्पेक्ट्रम कहलाता है, और जिस यंत्र से फोटोग्राफ प्राप्त किया जाता है उस यंत्र को आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये स्पेक्ट्रम अपना दो प्रकार का होता है। एक स्पेक्ट्रम तो कहलाता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम कहलाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कब कहेंगे? किसी भी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा युक्त विकिरणों को जब स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र में डाला जाए तो उससे जो फोटोग्राफ प्राप्त होगा उसे कहा जाएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा युक्त विकिरणों को जब स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र में डाला जाएगा तो प्राप्त फोटोग्राफ उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है सतत स्पेक्ट्रम और दूसरा कहलाता है असतत या रेखीय या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से बेटा अपन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के दो भाग कर रहे हैं, सतत स्पेक्ट्रम और असतत या रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर सतत स्पेक्ट्रम की। देखिए सतत स्पेक्ट्रम जो है किसी भी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश विकिरणों को, जब किसी भी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश विकिरणों को प्रिज्म पर डाला जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र जो होता है उस स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र के अंदर मुख्य भाग होता है प्रिज्म। तो जब प्रिज्म के ऊपर प्रकाश को डाला जाता है तो प्रकाश जो होता है वो 7 रंग की पट्टियों में बढ़ जाता है। जैसे उसको हम यूं समझें, मैं आपको इस समय सतत स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा हूं। जैसे ये आपका प्रिज्म है और इस प्रिज्म के ऊपर आप जो है इसमें प्रकाश डाल रहे हैं। ये प्रकाश आपने प्रिज्म पर डाला, प्रकाश तरंग यहां पर आती है। तो प्रकाश तरंग जो है ये आपके 7 भागों में बटेगी। अब देखिए 7 भाग किस आधार पर बंटते हैं। ये होता है आपका विबग्योर, नीचे की तरफ वॉयलेट, ऊपर की तरफ रेड।
जिन तरंगों की तरंग दैर्घ्य का मान सबसे कम होता है उनका विचलन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, और जिन तरंगों की तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होता है उनका विचलन जो है कम होता है। यानी वायलेट कलर की, बैगनी कलर की जो तरंगे होती हैं उनका विचलन ज्यादा, और जो लाल रंग की तरंगे होती है उनका विचलन न्यूनतम। तो सतत स्पेक्ट्रम, इसको सतत स्पेक्ट्रम क्यों कहा है? यहां पर हमको प्रिज्म में से निकलने के बाद प्रकाश जो है 7 रंग की पट्टियों में बटा हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रिज्म में से निकलने के बाद प्रकाश जो है 7 रंग की पट्टियों में बटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो रंग इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं कि अपन स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सकते कि कहां पर बैगनी रंग समाप्त हो रहा है और आपका जामुनी रंग प्रारंभ हो रहा है, या लाल रंग समाप्त हो रहा है और आपका नारंगी रंग, मतलब लाल रंग जो है आपका प्रारंभ हो रहा है, नारंगी रंग आपका समाप्त हो रहा है। मतलब दो रंगों के मध्य में स्पष्ट रूप से भेद कर पाना यहां पर संभव नहीं हो पाता, और जब दो रंगों के बीच में स्पष्ट रूप से भेद कर पाना संभव नहीं हो पाता है तो इसके कारण से हम स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के हमने 2 भाग बताए। एक स्पेक्ट्रम को आपने नाम दिया सतत स्पेक्ट्रम, दूसरा स्पेक्ट्रम जो है इसका रेखीय या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम या असतत स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। सतत स्पेक्ट्रम का मतलब जब भी किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश तरंगों को या ऊर्जा युक्त तरंगों को प्रिज्म पर डाला जाए तो प्रकाश तरंगों को प्रिज्म पर डालने पर प्रकाश जो है 7 रंग की पट्टियों में बढ़ जाता है। प्रकाश 7 रंग की पट्टियों में बढ़ जाता है, और ये 7 रंग की पट्टियां एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ी रहती हैं कि हम इसमें स्पष्ट रूप से अलग अलग रंगों को अलग अलग नहीं पहचान पाते, अलग अलग रंग की पट्टियों को स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं कर पाते हैं। और जब हम इसमें रंगों को स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं पहचान पाते हैं, इसी के कारण से स्पेक्ट्रम का नाम दिया हुआ है सतत स्पेक्ट्रम। ये आपके रंग जो है इस क्रम में होते हैं। सबसे ज्यादा विचलन इसमें बैगनी रंग का होता है, कारण इसकी तरंग दैर्घ्य का मान सबसे कम है। जिन रंगों की तरंग दैर्घ्य कम होती है उनका विचलन ज्यादा, और जिन रंगों की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है उनका विचलन कम। और इस विचलन के कारण से ही प्रकाश जो है 7 रंग की पट्टियों में विभाजित हो पाता। तो ये था आपका सतत स्पेक्ट्रम। अब बेटा दूसरा स्पेक्ट्रम है जिसको हम बोल रहे हैं असतत या रेखीय या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। देखिए, असतत स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम जो है, ये इसको इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है, इन स्पेक्ट्रम को लेने के लिए अपन को एक विसर्जन नली की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए अपन ने कांच की एक नली का प्रयोग किया और नली के अंदर अत्यंत कम दाब पर कोई गैस भरी हुई है, अत्यंत कम दाब पर कोई गैस भरी हुई है। अपन ने हाई वोल्टेज का करंट इसमें सप्लाई किया। जब हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई करेंगे तो विद्युत विसर्जन होगा, और विद्युत विसर्जन से ऊर्जा युक्त तरंगें मुक्त होती है, ऊर्जा युक्त विकिरण मुक्त होते हैं। अब यह है यहां पर स्लिट। स्लिट मतलब एक धातु की प्लेट है जिसमें एक छोटा सा छिद्र होता है, और यहां से ऊर्जा तरंगे जो निकलती हैं वो आपकी प्लेट पर टकराती हैं, और कुछ तरंगे जो हैं इस छिद्र में से होती हुई आपके स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये यंत्र जो है आपका स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप, और इस यंत्र में, स्पेक्ट्रोस्कोप यंत्र में आगे तो होता है इसमें प्रिज्म, और पीछे होती है इसमें फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपको कुछ रेखाएं प्राप्त होती हैं, कुछ चमकीली रंगीन रेखाएं प्राप्त होती हैं,
और इन चमकीली रंगीन रेखाओं के लिए हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। जब हम किसी विसर्जन नली में कोई गैस भर करके कोई किसी गैस को अत्यंत कम दाब पर भरें और अत्यंत कम दाब पर गैस को भरकर जब विद्युत विसर्जन की क्रिया कराई जाती है, तो विद्युत विसर्जन क्रिया कराने पर विकिरणों का उत्सर्जन होता है, और जब ये उत्सर्जित विकिरण आपके स्लिट में से होकर स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र में प्रवेश करते हैं, तो स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र में जो फोटोग्राफिक प्लेट है, उस फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ रंगीन चमकीली रेखाएं निश्चित दूरियों पर दिखाई देती हैं। सतत स्पेक्ट्रम में आप जो है पट्टियों को अलग अलग नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन यहां पर जो आपका रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, इनमें लाइनों को स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलग अलग पहचाना जा सकता है। और जब लाइनों को अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, इसके कारण से हम इसे नाम देते हैं असतत या रेखीय स्पेक्ट्रम। और इस प्रकार का स्पेक्ट्रम परमाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है, इसी वजह से जो हम इसे परमाणविक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम प्रत्येक तत्व के लिए विशिष्ट होता है। हर एक अलग अलग प्रकार के तत्व के लिए ये स्पेक्ट्रम विशिष्ट होता है, और इसके विशिष्ट होने के कारण से हम किसी तत्व की पहचान उसके स्पेक्ट्रम के आधार पर भी कर सकते हैं। सोडियम का स्पेक्ट्रम अलग बनेगा, पोटेशियम का स्पेक्ट्रम अलग बनेगा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अलग बनेगा। प्रत्येक तत्व, जितने भी ज्ञात तत्व हैं, सभी तत्व अपना अलग अलग प्रकार का रेखीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और उस स्पेक्ट्रम के आधार पर उन तत्वों की पहचान की जा सकती है। तो इस तरह से हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।